हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ कार्ल मार्क्स। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है तो वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अच्छा, जिसने भी सेशन को अभी तक के लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके कर दीजिए, ठीक है। और जिसने भी अभी तक पीछे की चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में वो सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से कहानी काफ़ी डीप होती चली जाएगी। प्लेलिस्ट का जो टैब है वो आपको यहाँ पे ऊपर थंबनेल में ऊपर मिल रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको, आइकन, ठीक है, इसमें मिल रहा होगा। तो मैं हूँ रमा शर्मा ऑन करियर गोल्स, और आप जो है यहाँ पर अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल की पूरी तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं। तो आजकल ऐसे ही चल रहा है। कल मैंने बोला था कि 2 क्लासेस करेंगे। आजकल न्यूज़पेपर में सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। कल मैंने आपको सुसाइड की थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। और कल के ही न्यूज़पेपर को अगर आपने द हिंदू को ढंग से पढ़ा है तो द हिंदू के अंदर कल ही जो है सुसाइड के बारे में कई सारी चीज़ें, अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, ठीक है। तो मुझे वही, मतलब जो कल दूसरी वाली वीडियो बनानी थी तो कल उसी को कवर करना था। अदरवाइज़ अभी मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में, यहाँ पे देहरादून के पास में एक मालदेवता नाम की जगह है, वहाँ पर थोड़ा सा फ्लड वगैरह आया हुआ है। तो हमारी एक रिलेटिव की फैमिली है, तो वो हमारे घर पे शिफ्ट हैं, क्योंकि उनका पूरा घर के सामने, मतलब पूरा नदी के पास उनका घर था, और पूरा का पूरा, मतलब आप फ्लड में बहुत बुरे हाल हैं। तो अब इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ द ट्रैक जा रही हैं, बट आई एम ट्राइंग कि आपको जो है आपका कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा आप लोग। और कार्ल मार्क्स में हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो लोग पहली बार करेंगे, बिगिनर्स के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। पहले किसी को भी पढ़ने से पहले, किसी की भी डायरेक्ट थ्योरीज पे जंप करने से पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर जो है हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चलेंगे, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल, और फिर मैं बाद में आपको क्रिटिसिज्म बताऊँ। तो बेसिकली 4 थ्योरीज हैं यहाँ पे हमको जो पढ़नी है, ठीक है। और एक बारी सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में एमाइल डर्कहाइम हम लोग कर चुके हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी कर चुके हैं। सोशल फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अलग से उसको इसलिए नहीं कराया कि सोशल फैक्ट्स जो हैं बेसिकली आपको समझ में आ गए होंगे इन 3 थ्योरीज के अंदर ही, लेकिन मैंने उसके नोट्स आपको अलग से दे दिए हैं। नोट्स कहाँ दिए हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे, जब हम डर्कहाइम पढ़ रहे हैं तो डर्कहाइम में ही मैंने आपको नोट्स दिए हैं। 1 सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे हैं वो नोट्स, तो जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो ना, ठीक है। सोशल फैक्ट्स के एक बारी नोट्स दिखा देती हूँ मैं, और फिर हम आज की चीज़ें शुरू करेंगे। ये सेक्रेट प्रोफेन वाला लेक्चर था हमारा, है ना। उसके बाद में हम आगे गए थे, डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी हमने करी थी, ये वाली डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी हुई थी। देन फिर हमारी कलेक्टिव कंसेंस और ये सारी चीज़ें हुई थी। और इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर मैकेनिकल सॉलिडरिटी को दिखाने के लिए कुछ इमेजेस डाली हुई हैं। विमेन वर्क हार्वेस्ट, ठीक है। ये मैकेनिकली, मतलब क्लोज सोसाइटी में होता है। याद होगा आपको मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहाँ होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी मॉडर्न सोसाइटीज़ में होती हैं। तो ये थोड़ा रूरल सोसाइटी में आप मैकेनिकल सॉलिडरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इमरजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के लिए कैसे इमर्ज हुआ होगा कि पहले मैकेनिकल सॉलिडरिटी होगी और उसके बाद हम आगे ऐसे ऐसे बड़े होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। इंडिविजुअल का कंसाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी को, कलेक्टिव कंसाइंस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के इमरजेंस को, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। देन फिर मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी चीज़ें डाली हैं कि रिलीजन एज अ सोशल फैक्ट, ह्यूमन रिस्पॉन्डिंग टू सोशल फैक्ट, रिलीजन एज एन एक्ट ऑफ वर्शिपिंग, और सबसे पहली बात शुरू होती है यहाँ से सोशल सॉलिडरिटी थे। सोशल सॉलिडरिटी सबसे बड़ा प्राइम मूवर होता है, मतलब लोगों को मूव करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और वहाँ से रिलीजन को लोग मानने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, एज अ सोशल फैक्ट एक्सेप्ट करते हैं। ह्यूमन भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे सोशल फैक्ट्स के लिए, और रिलीजन को फिर लोग वर्शिपिंग की तरह, मतलब एक्ट ऑफ वर्शिपिंग बन जाता है रिलीजन, ठीक है। एक सोशल फैक्ट से कैसे एक्ट ऑफ वर्शिपिंग बनता है वो सब भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। सोशल साइंस के एक्सप्लेनेशन का जनरल मॉडल क्या होता है ये आपको समझना होगा। बाकी मैं इसको और दोबारा एक बारी अगले सेशंस में समझाऊंगा, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं। सोशल फैक्ट ये रहा आपका, ठीक है।
तो कोई ये ना कहे मुझसे कि मैंने सोशल फैक्ट पढ़ाए नहीं है, पढ़ाए भी हैं, नोट्स भी दिए हैं आपको। आज मैं आपके इमाइल डरखाइम के सारे नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सोशल फैक्ट्स के सारे नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, विद इमेजेस दिए हैं। सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, लॉज होते हैं। लोग सोशल फैक्ट्स के हिसाब से, कुछ लोग जो हैं उनके हिसाब से चलते हैं, कुछ लोग उनको वायलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एवरेज लाइफ वाले लोग होते हैं वो सोशल फैक्ट्स को मानते हैं। और आई विल नॉट कॉन्फर्म, कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कॉन्फॉर्म है, ये कन्फर्म नहीं है। कॉन्फॉर्म का मतलब है किसी एक जगह पर क्या हो जाना ना, केंद्रित हो जाना, केंद्रित हो। जैसे आपने आपके वॉश बेसिन में पानी क्या होता है, आप इधर से चलाते हो, सारा पानी जो है एक जगह पर जो है चला जाता है, तो कॉन्फॉर्मिटी वो होती है। तो ये कह रहा है कि मैं कॉन्फॉर्म नहीं होऊंगा, तो ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है सोशल फैक्ट्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने समझाई हैं, कैरेक्टरिस्टिक समझाई हैं। दो लोगों ने सोशल फैक्ट्स की बात कही है, तो इसलिए भी मैंने ये नहीं समझाया कि क्योंकि पीटर बर्गर आपके क्या है सिलेबस में शायद है, और अगर नहीं भी है तो ये हम करेंगे। तो इमाइल डरखाइम कहते हैं कि ये एक्सटीरियर हैं, कॉन्स्ट्रेटिंग हैं। पीटर बर्गर कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, मोरल। इन दोनों का कंपैरिजन बेसिकली मैं आपको आगे वाले सेशन में बताऊंगी। एक के लिए मटेरियल है सोशल फैक्ट, एक के लिए नॉन मटेरियल है सोशल फैक्ट। डरखाइम की थ्योरी सुसाइड वाली हमने कर ली है, ठीक है। एक और उसका बेहतरीन फिगर आपके सामने है सुसाइड रेट्स का। फैटलिज्म, ईगोइज्म, एल्ट्रुइज्म और एनोमी, चारों तरीके की सुसाइड आपको यहाँ पर मैंने समझा के दी हैं। सोशल फैक्ट्स के 3 टाइप होते हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तीनों टाइप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। 2 एसेंशियल फीचर्स होते हैं सोशल फैक्ट्स के, क्या हैं वो यहाँ पे मैंने लिख के दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशल फैक्ट्स की, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमने लिख के दिए हैं, जो दोनों के हिसाब से, पीटर बर्गर के हिसाब से भी हैं और आपके इमाइल डरखाइम के हिसाब से भी। तो पांचों को, मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाएं तो टोटल 5 बनती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली एक्सप्लेन करने का है, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए दिया है। एक्सटर्नैलिटी और कॉन्स्ट्रेंट्स, जो इमाइल डरखाइम ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। जो आपके पीटर बर्गर्स की हैं उनको हम आगे करेंगे। रूल्स क्या हैं सोशल फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के, तो वो पहला रूल, दूसरा रूल, वो सारे के सारे रूल्स मैंने सोशल फैक्ट्स को ऑब्जर्व। ये उतना ज़्यादा ना आप कह सकते हो कि ये उतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है आपके लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, बट वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वहाँ तक रुक के रह जाते हैं, ठीक है। जैसे कंसीडर सोशल फैक्ट एज थिंग्स, इसी पे आपका एक बारी सवाल आया हुआ है, सिर्फ इसी बात पे। तो इसी बात पे आप कैसे कंसीडर करोगे जब आप ऑब्जर्व करोगे सोशल फैक्ट्स को। तो जो पिछली क्लास में पूछ रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे लिखें, तो यहाँ से ऐसे लिखें। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके दिया हुआ है। 3 रूल्स हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव, सोशल फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं पीटर बर्गर्स के हिसाब से। 3 रूल्स हैं, उसके सारे की सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। पहला रूल क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है। इतने में ही आपके 150 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। 250 वर्ड तक का आंसर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। रूल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन नॉर्मल एंड दी पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, ठीक है। आपको यदि याद हो पिछले सेशंस में मैंने आपको पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट के बारे में भी बताया था, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल और पैथोलॉजिकल के बीच में कैसे आप डिफरेंस करोगे, वो उसके क्या रूल्स हैं, पहला रूल, दूसरा रूल, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और किस तरीके से एक सोशल फैक्ट नॉर्मल होता है, नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होता है और पैथोलॉजिकल क्या होता है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। कैसे एक्सप्लेन करते हैं सोशल फैक्ट्स को, तो उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक वाई और एक हाउ। तो दोनों का ही कैसे, मतलब कहाँ और क्यों और कैसे। तो एक्सप्लेनेशन सोशल फैक्ट को क्यों करते हैं, सोशल फैक्ट का एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी है, क्यों, तो क्यों का आंसर है। कैसे, तो कैसे करना है उसका भी आंसर है आपके पास में, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आपका कुछ भी छूटा हुआ है। वैसे तो कोई जवाबदेही है नहीं, लेकिन ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ हमने शुरू करी है तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। अच्छा, कार्ल मार्क्स वाली क्लासेस सब लोग करना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कार्ल मार्क्स वाली क्लासेस को मैं आपके लिए एकदम अलग तरीके से पढ़ाने वाले हूँ, विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ एनिमेशंस, ठीक है, एंड पिक्चर्स। तो एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे आप लोग, सारी की सारी देखेंगे। जिन्होंने पिछली चीज़ें नहीं देखी हैं तो कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, और क्यों उन्होंने ये इस तरीके की थ्योरीज दी, और क्यों उनको कम्युनिज्म का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो मार्क्स फॉर बिगनर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं।
ठीक है जी। तो शुरू के 10 मिनट मैंने आपको पूरा समझाने में लगा दिया। अब देखते हैं कि क्या है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो ट्रायर नाम की एक जगह पे हुआ था, जो कि जर्मनी, अगर आप वर्ल्ड मैप को खोल के देखेंगे, जर्मनी, और जर्मनी जो आपका प्रूशिया वाला हिस्सा है, प्रूशिया, ठीक है, वो जर्मनी का ही पार्ट था। वहाँ पर एक राइनलैंड प्रोविंस थी। राइनलैंड प्रोविंस, प्रोविंस इज लाइक स्टेट, जैसे भारत में है। राइनलैंड प्रोविंस ऑफ प्रूशिया, उसके ट्रायर नाम की जगह पे हुआ था 5 मई 1818। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर ये जो है, अब भाई साहब क्यों ये इतना जो है बोलते हैं वर्कर्स वगैरह के बारे में, ही वॉज द सन ऑफ लॉयर। इनके पिताजी जो है लॉयर थे, तो इनको कानून के बारे में अच्छी खासी खबर थी। और दूसरी चीज़, कानून में उस समय पर जो लूप होल्स थे, ही न्यू अबाउट लॉज, कानून के बारे में जानते थे, एंड इट्स लूप होल्स, कि किस तरीके से अमीर लोग जो हैं क्या करते हैं, कानून को तोड़ मरोड़ के यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये तो इनके जन्म से रही कहानी। उसके बाद इसको आप डिटेल में भी पढ़ोगे तो डिटेल में भी मेरे पास पूरा का पूरा बायोग्राफिकल स्केच है इनका। तो मिडिल क्लास के ये व्यक्ति थे, मिडिल क्लास में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है इनके जो दोनों पेरेंट्स थे वो रेबिनिकल फैमिली से थे, ठीक है, रेबिनिकल फैमिलीज, यानी कि जो बिजनेस वाले होते, सॉरी, जो आपके रिलीजियस ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए फादर हैड कन्वर्टेड टू लुथेरियनिज्म। तो ये भी एक अलग तरीके का जो है, अब आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। 1841 में, सॉरी 1841 में, 1818 में जन्म हुआ था। उस टाइम पर जो है अमेरिका आज़ाद हो चुका था, ठीक है। 1841 में मार्क्स को जो है पीएचडी करने का अवसर मिला। पीएचडी हो गई इनकी। पीएचडी इन्होंने करी थी फिलॉसफी में, और जब इन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी कर ली, कहाँ से करी? बर्लिन यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, वहाँ से इन्होंने करी थी। और ये वो जगह है जहाँ पर ये हीगल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। अब ध्यान रखिएगा, एमाइल डर्कहाइम किससे इन्फ्लुएंस थे? अगस्त कॉम्टे से, ठीक है, अगस्त कॉम्टे से। मार्क्स किससे इन्फ्लुएंस हुए? कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस हुए हीगल की फिलॉसफी से। अब ये कौन है, ये मैंने आपको बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में बताया है। और हीगल को फॉलो करने वाले लोगों को बोला जाता था यंग हीगेलियन, और ये बन गए क्या, इन्होंने ज्वाइन कर लिया यंग हीगेलियंस का ग्रुप। सपोर्टिव बट क्रिटिकल, ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट करते थे लेकिन क्रिटिसाइज करके, ठीक है। और हीगल को भी सपोर्ट करते थे, लेकिन हीगल की जो थ्योरीज थी, उनकी जो कमियां थी, उनको भी क्रिटिसाइज करते थे। जैसे आप यूपीएससी का मेंस एग्जाम लिखेंगे और मेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन में आपको सरकार की सारी, क्रिटिकली का मतलब ये नहीं है कि सरकार की सारी बुराइयां ही बुराइयां बता दो। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि जो चीज़ अच्छी है वो बताइए, जहां चीज़ों में कमी छूट रही है वो बताइए, और फिर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है वो बताइए। तो क्रिटिकली एग्जामिन करते थे ये हीगल की थ्योरीज को, ठीक है। मार्क्स की डॉक्टरेट हुई, फिलॉसफी में हुई, लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रो करे। क्यों ग्रो करे? क्योंकि ये लिबरल रेडिकल न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स लिखते थे। करीब करीब 10 महीने इन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे होंगे उस न्यूज़पेपर में। और ये पेपर क्योंकि लिबरल और रेडिकल दोनों ही व्यू पॉइंट्स दिखाता था, और जर्मनी की सरकार ने इस पेपर को बंद कर दिया था। दैट पेपर वॉज क्लोज्ड शॉर्टली देयर आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। फिर इन्होंने एसेज पब्लिश किए, और जब इन्होंने एसेज पब्लिश किए थ्रू आउट द लाइफ, इन्होंने काफ़ी सारे नंबर ऑफ पोजीशंस पे ये वहाँ पर रहे हैं, और हर जगह की इन्होंने किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट किया है। मार्क्स ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर लिखा है, मार्क्स ने ह्यूमनिज्म के ऊपर लिखा है, मार्क्स ने यूथफुल आइडियलिज्म के ऊपर लिखा है। इवन मार्क्स ने हीगल की जो फिलॉसफी की एब्स्ट्रैक्टनेस थी, जो चीज़ें मतलब दिख नहीं रही थी या जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझाई हुई थी, उनको भी रिजेक्ट किया है। मार्क्स ने एक सपना देखा कि यूटोपियन सोसाइटी होनी चाहिए। यूटोपियन सोसाइटी का मतलब है सब चंगासी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समाज में सब कुछ, हर व्यक्ति जो है खुश रहे,
कोई अमीर गरीब ना हो, सारे जो मीन्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो सबके बीच में बराबर बंटे। और यूटोपियन सोसाइटी का सपना कैसे साकार होगा? उन्होंने कहा कम्युनिज्म होना चाहिए। कम्युनिज्म यानी कि कम्युनिटी के अंदर हर चीज़ जो है कम्युनिटी के बीच में बटी हुई होनी चाहिए, हर चीज़ कम्युनिटी की होनी चाहिए। जैसे कम्युनिटी पार्क होते हैं आपके शहर में, आपके वहाँ पर पार्क होते हैं, ठीक है। जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ पे तालाब होते हैं। तो तालाब में ऐसा है क्या कि मतलब अगर लीगली देखा जाए तो वो गांव के अपने रूल रेगुलेशंस को छोड़ दिया जाए जात पात वाले को, तो पार्क ऐसी जगह है जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, तालाब ऐसी जगह है जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो मार्क्स का भी यही था कि कम्युनिज्म होना चाहिए कि कम्युनिटी का हर व्यक्ति जो है हर चीज़ को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। और इसके लिए इन्होंने कहा कि प्री मैच्योर पॉलिटिकल एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे एक्टिविस्ट थे जिनको मार्क्स ने रिजेक्ट किया और मार्क्स ने जो है फिर अपने मेन थ्योरीज की तरफ काम किया। मार्क्स की शादी हुई थी, मतलब अभी हमने 1818 देखा मार्क्स का जन्म, 1841 देखा मार्क्स की पीएचडी, 1843 में मार्क्स वॉज मैरिड, ठीक है। इन्होंने शादी करी और फिर इन्होंने जर्मनी को शादी करी और इन्होंने जर्मनी को जबरदस्ती इनको जर्मनी छुड़वाया गया। ही वॉज फोर्स टू लीव जर्मनी। क्यों? क्योंकि जर्मनी फॉर द मोर लिबरल एटमॉस्फेयर ऑफ पेरिस, ठीक है। फ्रांस जर्मनी ये वही सारे हिस्से हैं जो एक टाइम पर एक ही जो है चलते थे। उस टाइम पर ये बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, नेशन स्टेट्स, इनका कॉन्सेप्ट उतना नहीं था। आइडियाज ऑफ हीगल और उनको सपोर्ट किया था इन्होंने लेकिन कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज किया था और दो नए सेट ऑफ आइडियाज़ दिए थे। ये दो नए सेट ऑफ आइडियाज़ क्या थे? इन्होंने कहा था कि फ्रांस के अंदर सोशलिज्म होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, कि हर चीज़ जो है समाज में बटी हुई हो और गवर्नमेंट उसको क्या करे, गवर्नमेंट उसको रूल रेगुलेट करे। दूसरा इन्होंने बोला कि इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी जो आपकी यूके और इधर चल रही थी उसको जो है हमें फॉलो करना चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी उसको फॉलो करना चाहिए। मार्क्स अपने पूरे टाइम में पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट टाइप की जो है चीज़ें बताते हैं। फिर इन्होंने जो है कंबाइन किया हेगल की थ्योरीज को, सोशलिज्म की थ्योरीज को, पॉलिटिकल इकोनॉमीज की थ्योरी को, और तीनों को जो है इन्होंने क्या किया, मार्क्स की जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें इन तीनों थ्योरीज का क्या है, आपको यहाँ पर उन तीनों थ्योरीज का इन्फ्लुएंस मिलेगा। क्योंकि ये हमेशा इकोनॉमी की बात करते हैं, वर्किंग क्लास की बात करते हैं, ये हैव क्लास हैव नॉट क्लास की बात करते हैं, और यही तीनों चीज़ों ने मार्क्स को क्या किया, इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेशन उनका हुआ। मतलब उस तरीके से इन तीनों थ्योरीज ने मार्क्स को मार्क्स बनाया, कार्ल मार्क्स बनाया, जिस कार्ल मार्क्स को हम आज जानते हैं। तो ये तीनों थ्योरीज आप याद रखेंगे कौन सी थ्योरीज हैं जिसने मार्क्स को जो है कार्ल मार्क्स बनाया। तो ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है इन तीनों थ्योरीज की। इनके एक व्यक्ति जो कि इनके दोस्त बने, हमेशा हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, उस व्यक्ति का नाम जो है इनकी थ्योरीज में बस दिखता है और फिर कहीं गुमसा हो जाता है। ही वॉज द लॉन्ग लाइफ फ्रेंड, बेनिफैक्टर, भला चाहने वाले और कोलैबोरेटर, एंड हिज नेम वॉज फ्रेडरिक एंगल्स। तो मार्क्स की जो थ्योरीज हैं वो अकेले सिर्फ मार्क्स की नहीं है, मार्क्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो मार्क्स और एंगल्स की थ्योरी है। एंगल्स कौन थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्क्स तो एक लॉयर के बेटे थे, ठीक है, तो एक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जबकि एंगल्स जो थे वो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, एक बिजनेसमैन के बेटे थे। और एंगल्स जो है एक सोशलिस्ट थे, समाजवादी व्यक्ति थे, क्रिटिसाइज करते थे जो लोग कैपिटलिस्ट क्लास में थे या जो लोग ओनर वर्कर से काम कराते थे, और जो क्रिटिकल कंडीशन है जो कि वर्किंग क्लास को फेस करनी पड़ती थी, उन चीज़ों को ये क्या करते हैं, उन चीज़ों को ये दर्शाते थे अपनी चीज़ों में या वार्तालाप में। तो मार्क्स प्लस एंगल्स की जितनी भी हम ये जो थ्योरीज पढ़ेंगे वो सिर्फ मार्क्स की नहीं है, वो कार्ल मार्क्स प्लस फ्रेडरिक एंगल्स की थ्योरी है। याद रखिएगा आप लोग ये बात, ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की थ्योरी है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर इवन एंगल्स ने एक बार कहा भी था, जब ये लोग एक कैफे में जहाँ मार्क्स और एंगल्स घंटों बैठ के बात करते रहते थे, तो हमने 1818 देखा, उसके बाद हम 1841 पे गए, उसके बाद हम 1843 पर गए, उसके बाद हम 1844 की बात कर रहे हैं जब मार्क्स को जर्मनी छोड़ना पड़ा और मार्क्स जो है फ्रांस में आ गए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में यहाँ पर एंगल्स के साथ में बैठकर, ये एक फेमस कैफ़े है, उस कैफ़े के अंदर ये लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर इन्होंने बात करी, कन्वर्सेशन चल रहा है। और एंगल्स क्या कह रहे हैं, एंगल्स कह रहे हैं कि अवर कंप्लीट एग्रीमेंट, ठीक है, एंगल्स कह रहे हैं, एक सेकंड हाइलाइटर ले लेते हैं, एंगल्स कह रहे हैं कि अवर कंप्लीट एग्रीमेंट इन द ऑल थियोरेटिकल फील्ड्स
बिकम ऑब्वियस, कि जो जो चीज़ें हम जो है थ्योरी में देखते थे वो आज की डेट में ऑब्वियस होती जा रही हैं, और हम दोनों मतलब कंप्लीटली एग्री हैं इस चीज़ पे। एंड अवर जॉइंट वर्क डेट्स फ्रॉम दैट टाइम, और हमारा जो काम चल रहा है साथ में एक दूसरे के साथ जो हम काम कर रहे हैं ये उस समय से कर रहे हैं जब हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करते थे। आगे आने वाले समय में, उस टाइम तक कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, आगे आने वाले समय में इंगल्स ने एक आप कह सकते हैं कि इंगल्स का एक वर्क पब्लिश हुआ और उसका नाम था द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ से इस टाइम पर मार्क्स अपना कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क तैयार कर रहे थे। इंगल्स की अपनी राइटिंग्स है, मार्क्स की अपनी है। तो मार्क्स ने उस टाइम पर लिखा था 1845, और इधर द होली फैमिली नाम की एक अपनी जो है काफ़ी सारी अनपब्लिश चीज़ें ये लिख चुके थे, लेकिन और कुछ चीज़ें पब्लिश नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी वजह से कभी कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, कभी कुछ था, और कई बारी चीज़ों को जो पब्लिश चीज़ें थी उनको जो है वापस लेना पड़ता था। तो इन्होंने लिखा था होली फैमिली, ठीक है, ये पब्लिश कर चुके हैं द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखा था, इवन दोनों ने लिखा था, बोथ को ऑथर्ड। ठीक है, बट ही ऑल्सो प्रोड्यूस द, कार्ल मार्क्स ने लिखा द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। तो जो चीज़ें सिर्फ आप पढ़ रहे हो सिर्फ वो 4 थ्योरीज हैं आपकी, वो कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन नहीं है। कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन बहुत पहले से शुरू हो जाता है, वो थ्योरीज तो आपके सिलेबस में हैं भी नहीं, लेकिन वो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्होंने, मतलब किसके एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए कि किस चीज़ों के बारे में लिखा है। द जर्मन आइडियोलॉजी दोनों ने मिलकर लिखा है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ कार्ल मार्क्स ने लिखा है, और यहाँ पर ये इकोनॉमिक डोमेन के अंदर बात कर रहे हैं। मार्क्स और एंगल्स के पूरे जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस थे, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में हर चीज़ पर सहमति थी, इनके बीच में दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी थे, और अगर हेल्दी डिफरेंसेस हों तभी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं अपने रिलेशंस के साथ में। आप एटलीस्ट दूसरे की बात सुने, सामने वाले की। डिसऑर्डरली इंटेलेक्चुअल थे ये दोनों, और अपनी अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। एंगल्स एक प्रैक्टिकल थिंकर थे, एक क्योंकि प्रैक्टिकल थिंकर क्यों थे, क्योंकि भैया बिजनेसमैन का बैकग्राउंड था। ठीक है, बिजनेसमैन का बैकग्राउंड था। मार्क्स और एंगल्स दोनों ने जो है काफ़ी सारी चीज़ों में कोलैबोरेट किया ऑन बुक्स एंड आर्टिकल्स, और काफ़ी सारी चीज़ें रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम किया। एंगल्स सपोर्ट करते थे हमेशा कार्ल मार्क्स को, और कहते हैं ना जो सपोर्ट करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। हम सिलेबस में कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं, कभी भी फ्रेडरिक एंगल्स नहीं पढ़ते। ठीक है, एंगल्स इवन हेल्प सपोर्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सो दैट मार्क्स कुड डिवोट हिमसेल्फ टू हिज इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एंडेवर्स, ताकि कार्ल मार्क्स जो है इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल चीज़ों पे, और जो चीज़ वो चाहते थे अपने समाज में, उन चीज़ों को जो है क्या कर सकें, अचीव कर सकें। मार्क्स कुड वेरी हैव डन विदाउट मी। तो एंगल्स ने एक बार लिखा भी है कि मार्क्स जो है मेरे बिना भी बहुत कुछ कर सकता था। वॉट मार्क्स एकम्पलिश्ड आई वुड नॉट हैव अचीव, और मार्क्स ने जो एकम्पलिश किया है, जो स्थापित किया है, मैं कभी वो अचीव भी नहीं कर सकता था। ऐसा दोस्त होना चाहिए जो पीछे से सपोर्ट भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि मैं नहीं कर पाता, लेकिन इसने बहुत अच्छा किया है। मार्क्स स्टूड हाइयर, मार्क्स बहुत ऊंची उड़ान भरेगा, 100 फार्दर, आगे की सोचता है, एंड टुक अ वाइडर एंड क्विकर व्यू। ठीक है, बहुत ही विस्तृत और चुटकियों में उसके जो है चीज़ें आप क्या कहते हैं उसको विजुअलाइज कर लेता है देन रेस्ट ऑफ अस, एंड मार्क्स वाज अ जीनियस, ये फ्रेडरिक एंगल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब काफ़ी सारी राइटिंग्स इनकी ऐसी थी जिनकी वजह से जो प्रूशियन गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है आपत्ति जताई। इनकी राइटिंग से अपसेट हुई प्रूशियन गवर्नमेंट, और फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक्सपेल कर दिया मार्क्स को 1845 में। तो पहले जर्मनी से निकाले गए, फिर फ्रांस से निकाले गए, और ये कहाँ चले गए, ब्रुसेल्स चले गए। ठीक है, सोचिए वो व्यक्ति की सोच कितनी ज़्यादा रेडिकल होगी कि गवर्नमेंट उसको जो है देश निकाला दे रही है। इनका रेडिकलिज्म रुक नहीं रहा था, रेडिकलिज्म, ठीक है, धीरे धीरे और वो बढ़ता ही जा रहा था, और फिर ये एक्टिव मेंबर बन गए किसके, इंटरनेशनल रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के, क्रांतिकारी मूवमेंट के। और यहाँ पर इन्होंने एसोसिएट किया कम्युनिस्ट लीग को। जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि जितने भी देश के या जितने भी आपकी कम्युनिटी के जितने भी एसेट्स हैं वो पूरी की पूरी कंट्री के लोगों में बराबर बंटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड,
ये सारी चीज़ें हमने देखी। और यहाँ पर पॉलिटिकल स्लोगन्स आने लगे मार्क्स के नाम के। वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। ठीक है, एक बार देख लेते सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो इन्होंने जो है वर्क फोर्स, जितने भी लेबर क्लास थी उनको यूनाइट करने की बात करी। ठीक है, सब ठीक चल रहा है। लेबर फोर्स को यूनाइट करने की इन्होंने बात करी। थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं जिससे कि आपको जूम होके सब दिख पाए। जस्ट अ मिनट। अपने चैनल पे पढ़ाने का मजा ही ये है कि आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हम ले लेते हैं हाइलाइटर और हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्री यूनाइट। 1849 में, 1845 में निकाल दिए गए, ब्रुसेल्स चले गए, 1849 में लंदन गए। और जब लंदन गए तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन फेल हो गया था। क्यों गए थे लंदन? क्योंकि लंदन में आपको पता है दुनिया की सबसे पहली इंडस्ट्रीज जो हैं लंदन में ही बनी। वहाँ पर हो गया था आपका पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन फेल। तो इन्होंने जो है एक्टिव रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से, ठीक है, विड्रॉ कर लिया अपने आप को और ये रिसर्च करने गए कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले वर्किंग क्लास के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। मोर सीरियस और डिटेल रिसर्च करने गए कैपिटलिस्ट सिस्टम की। ठीक है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम की सबसे बेहतरीन रिसर्च कहाँ हो सकती है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। 1852 में, मतलब इन्होंने 4 साल रिसर्च करी और 4 साल रिसर्च करने के बाद वो आया जिसको हम आज पढ़ते हैं द कैपिटल, दास कैपिटल, यानी कि द कैपिटल। 3 वॉल्यूम आए इसके, 3 वॉल्यूम्स ऑफ द कैपिटल। पहले वॉल्यूम को इन्होंने पब्लिश किया था 1867 में। बाकी दोनों जो हैं लिख तो इन्होंने पहले ही दिए थे, लेकिन बाकी दोनों कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद में, पोस्टथेमसली कहते हैं इसको, उसके बाद में पब्लिश किए गए। अपनी पूरी लाइफ में जो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश जा रहा हो, वो कभी स्टेबिलिटी की कंडीशन में नहीं आ पाता। और इन सालों में ये जो 4 ईयर्स थे, इसमें ये पॉवर्टी की अवस्था में, यानी कि गरीबी की अवस्था में रहे। थोड़ी बहुत इनकम होती थी इनकी राइटिंग से और एकदम चुपके से रिसर्च कर रहे थे और सपोर्ट इंग्लिश का था, तो इसलिए जीवन इनका चल पा रहा था, अदरवाइज नहीं चल पाता। ठीक है, और उसके बाद में जो है 1864 में मार्क्स ने अपने आप को री इन्वॉल्व किया। ठीक है, 1867 में पहला जो है पब्लिश किया है। इतने साल की रिसर्च के बाद फिर इन्होंने उन चीज़ों को लिखा है, थ्योरीज लिखी हैं। 1864 में री इन्वॉल्व किया है अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, जिनको छोड़ के आ गए थे, और फिर जो है वापस से दी इंटरनेशनल जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इंटरनेशनल मूवमेंट करते थे वर्किंग क्लास का, उसको ज्वाइन किया है। उसको ज्वाइन करने के बाद में उस मूवमेंट को गेन किया है, मतलब मूवमेंट, क्योंकि कार्ल मार्क्स वापस आ गया था तो मूवमेंट में और गति आ गई और इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इन्होंने जो है धीरे धीरे इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब फेम भी मिला, बोथ एज अ लीडर की फॉर्म में, इंटरनेशनल के लीडर की फॉर्म में। इंटरनेशनल एक संस्था का नाम था, और ऑथर ऑफ द कैपिटल के फॉर्म में, जो द कैपिटल इनकी पहली जो है राइटिंग पब्लिश हुई थी वर्किंग क्लास की रिसर्च करने के बाद में, तो लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट किया। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि 1876 के अंदर ये जो द इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये टूट गई। द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन डिसइंटीग्रेट होगी तो जो मूवमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। काफ़ी मूवमेंट्स इनके फेल हो गए, फिर ये बीमार हुए, पर्सनल इलनेस जो है इनको काफ़ी ज़्यादा रही, और 1881 में इनकी डेथ हो गई। इनकी जो डॉटर हैं 1881 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई। फिर 1882 में अगले ही साल इनकी बेटी की डेथ हो गई, और उसके अगले साल 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई। तो इससे हमको पता ये चलता है कि भाई अगर मैं एक ब्लैंक शीट ले लूँ ना तुम्हारे लिए, तो हम इस तरीके से इसको जो है क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले ये देखा, हाँ जी एक सेकेंड, हाँ, हमने सबसे पहले देखा कि 1818 में इनका जन्म हुआ, 1841 में जो है इनकी पीएचडी कंप्लीट हुई, 1843 में इनकी शादी हुई, 1845 में जो 44 में जो है इनको प्रूशिया, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था राइनलैंड में, प्रूशिया इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये सब आप लिख लेना।
मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि इतनी देर में हमने क्या समझा है, कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में क्या समझा है। प्रूशिया छोड़ के गए ये 1845 में, कहाँ चले गए थे? अच्छा, प्रूशिया टू कहाँ चले गए थे? फ्रांस, पेरिस। फ्रांस में जो है इंगल्स के साथ में इनका काफ़ी समर्थन रहा। इंटरनेशनल नाम की संस्था को इन्होंने ज्वाइन किया। इंटरनेशनल के बाद में क्या हुआ भाई? हाँ जी, हाँ भाई, क्या हुआ था इंटरनेशनल के बाद में, बताइए। 1844 में इन्होंने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट लिख लिया था, ठीक है। तो 1844 में इन्होंने दी फिलोसफिकल, अरे यार लाइट ही चली गई, कोई नहीं अभी आ जाएगी, फिलोसफिकल एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, आपको दिख तो रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, कोई नहीं है ना, पढ़ते रहना है। एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये इन्होंने लिखा था। उसके बाद में आपको ईयर वाइज पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, ईयर वाइज आपको पता होना चाहिए। 1845 में इनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी निकाल दिया। 1845 पे आ जाते हैं, फ्रांस से भी बाहर हो गए, ठीक है, फ्रांस से बाहर चले गए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए, यूके। उसके बाद में पहले ब्रुसेल्स गए, गए, ठीक है, और फिर वहां से इन्होंने अपना काम चालू किया। 1849 में ये लंदन गए, ब्रुसेल्स छोड़ के लंदन गए। उससे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1848 में इन्होंने पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस को छोड़ दिया था। इन द लाइट ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस ये जो है लंदन के लिए मूव हो गए। फिर यहाँ पर 1852 में इन्होंने जो है क्या करना शुरू किया? स्टडी, रिसर्च की, रिसर्च स्टडीज ऑन वर्किंग क्लास, और या फिर कह सकते हैं कैपिटलिज्म का पूरा सिस्टम, ठीक है, सिर्फ वर्किंग क्लास नहीं, कैपिटलिज्म का होल सिस्टम, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करना चालू किया। और जब रिसर्च करना चालू किया तो 1860, 4 साल इन्होंने रिसर्च करी थी। 1852 से इनका रिसर्च शुरू किया था, 4 साल इन्होंने रिसर्च करी, और फाइनली 4 साल रिसर्च करने के बाद में फिर उन्होंने अपनी थ्योरीज लिखी। और 1867 में इन्होंने कैपिटल नाम की पहली अपनी थ्योरी को पब्लिश किया। दास कैपिटल कहते हैं इसको, और दास का मतलब होता है जर्मनी में, मतलब दास बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दी कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद अच्छा, ये दास कैपिटल के तीन इसके पार्ट्स हैं, बाकी 2 पार्ट्स जो हैं इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं। फिर 1876 में वापस से इन्होंने इंटरनेशनल को ज्वाइन किया। इंटरनेशनल को ज्वाइन करना और कैपिटल को पब्लिश करने के साथ साथ इनको फेम मिलने लगा था, लेकिन 1881 में वाइफ की डेथ हुई, फिर 1882 में बेटी की डेथ हुई, और फाइनली 1883 में कार्ल मार्क्स की डेथ हुई। तो 1818 से लेके 1883 तक का हमने पूरा सफ़र जो है कार्ल मार्क्स का देख लिया। जितना हमको समझ में, वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना हमको समझ में आना चाहिए उतना जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को ये ऐसे ही लिखना है, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको जो है यहाँ पे फिल करना है कि कब कब क्या क्या हुआ था, ठीक है, कब कब क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1867 आ जाएगा, फिर 1876 आ जाएगा, फिर 1881 आ जाएगा, 1882 आ जाएगा, और 1883 आ जाएगा। तो ये है भाई कार्ल मार्क्स की पूरी जर्नी, जिसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है फ्रेडरिक एंगल्स का। अब इनकी जो थ्योरीज हम करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी। लेकिन उस थ्योरी को करने से पहले मैं कल आपको कुछ बेसिक्स समझाऊंगे, जो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरीज का मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो इनकी हर थ्योरी में मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो हम करेंगे, और कल से इनकी थ्योरी शुरू कर देंगे। तो पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोन, और यहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है, समझाई हुई है कि कैसे मतलब वर्कर से काम कराया जाता था पुरानी सोसाइटीज़ में, फिर कैसे कैसे जो है चीज़ें बढ़ती चली गई, ठीक है, और फिर कैसे वर्किंग क्लास फैक्ट्री बनी। पहले एग्रेरियन सोसाइटी थी, फिर धीरे धीरे जो है आपका फ्यूडल सिस्टम आया, फिर जब फैक्ट्रीज बनी तो किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें करेंगे हम अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय। बहुत सारी स्लाइड्स हैं, आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होगे, इधर नीचे 218 स्लाइड हैं यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए, जिसमें सिर्फ कार्ल मार्क्स और इमाइल डर्कहाइम है, ठीक है।
तो दिल थाम के बैठिए, और जिसने भी अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा। अपनी जो क्वेरीज हैं उनको आप पोस्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप ज़रूर पोस्ट करना, और जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। टेलीग्राम में भी आप चैट सेक्शन में भी आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो आपको टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। चलिए, सो टिल देन टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। और मुझे आपको एक बेहतरीन चीज़ और पढ़ानी है। एक रीसेंट स्टडी आई है जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सोशल मीडिया इज पॉल्यूटिंग सोसाइटी, मॉडरेशन अलोन वॉन्ट फिक्स दी प्रॉब्लम। 9 अगस्त 2022 को ये आई है थ्योरी, और ये MIT के माध्यम से हमको मिलती है। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में हमको ये मिलता है, और MIT दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है, बेस्टेस्ट आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, मैसाचुसेट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको मैं आपको कराऊंगा सोशल मीडिया किस तरीके से सोसाइटी को पॉल्यूट कर रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन है आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल के करंट वाले जो आपका पेपर 2 में आते हैं ना, जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम करेंगे, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये आपका अगली क्लास में है, लेकिन आज के लिए इतना ही है। टिल देन टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।